गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसको आप लोग बहुत दिनों से मतलब 2-2.5 महीनों से सुनते आ रहे हैं, मणिपुर हिंसा के बारे में। तो इसको हमको क्लास लेने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि एक जो है चर्चा इस पे हो जाए तो अच्छी बात है। तो हमने भी सोचा कि नहीं ठीक है, और काफ़ी लेट भी हो गया, इस पे चर्चा पहले भी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तो देखते हैं मणिपुर हिंसा के बारे में। मणिपुर हिंसा, हम इस पे चर्चा करेंगे कि ये हिंसा क्यों हुई और कैसे हुई, जो कि इतना विकराल रूप धारण करके देश विदेश में भी इसकी गूंज सुनाई दी। तो सबसे पहले हम थोड़ा मणिपुर के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि जो है तो मणिपुर ये हमारे पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, और पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स या 7 बहनें भी कहा जाता है। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो 7 सिस्टर्स में से मणिपुर भी एक है, और ये क्या कहते हैं, पश्चिम में असम, दक्षिण पश्चिम में असम, दक्षिण पश्चिम में मिजोरम, उत्तर में नागालैंड, और पूर्व में म्यांमार। तो इसके पश्चिम में असम, दक्षिण पश्चिम में मिजोरम, उत्तर में नागालैंड और पूर्व में म्यांमार स्थित है। और जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पे 200 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनकी 100 से अधिक बोलियाँ हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में पूर्वोत्तर भारत में 200 से अधिक जनजातीय समूह निवास करते हैं, और 100 से अधिक इनकी भाषा या बोली है। तो ये था मणिपुर के बारे में संक्षिप्त जो है चर्चा। और मणिपुर को अनुच्छेद 371 के तहत भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि मणिपुर विधानसभा की समिति के गठन और कार्यों का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें उस क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों के सदस्य विधानसभा में निर्वाचित होंगे। तो और इनर लाइन परमिट के तहत भी मणिपुर को विशेष सुविधाएं दी गई हैं। जैसे इनर लाइन परमिट के अंतर्गत जो राज्य आते हैं, जैसे मणिपुर इसमें आता है, तो इसके अंतर्गत मणिपुर राज्य से बाहर का कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर इन संरक्षित क्षेत्रों में आता है तो उसको सरकार के द्वारा सीमित समय के लिए परमिट जो है दी जाती है,
यहाँ पे कोई गैर मणिपुर या जो इनर लाइन परमिट के तहत राज्यों को जो है रखा गया है, उसमें उस राज्य के बाहर के लोगों को वहाँ रहने के मतलब जीविका के लिए तो रहने का जो है अधिकार दिया गया है, लेकिन बसने और ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो हम यही चर्चा कर रहे हैं कि जब इतने विशेष प्रावधानों के तहत जब इसको रखा गया है, तो जो है ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे हिंसा का इतना विकराल रूप जो है उग्र हो गया, या हिंसा ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। तो चर्चा करते हैं हम कि कैसे ये हो गया। इससे पहले इस देश में अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला, इन सब फैसलों के होते हुए भी कोई झड़प, कोई संघर्ष नहीं, कोई समुदाय नहीं, कोई चूह से पू नहीं हुआ। लेकिन मणिपुर में ऐसा क्या हुआ कि जो ऐसा हो गया, देखते हैं। तो मणिपुर जो है, अच्छा हम देख लेते हैं मणिपुर में जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। मणिपुर में मैतेई, कुकी, नागा, मैतेई, कुकी, नागा और थडीपैट, थडोपैट, मैतेई, कुकी, नागा, थडोपैट, वैफेई, और जू जैसी जनजातियाँ निवास करती हैं। तो हमने बताया कि मणिपुर में मैतेई, कुकी, नागा, थडोपैट, वैफेई और जू जैसी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिसमें से मैतेई जो है वो बहुसंख्यक है और ये गैर जनजातीय समूह है, और कुकी और नागा जैसी जनजातियाँ जो है अनुसूचित जनजाति में इनको रखा गया है और ये अल्पसंख्यक का दर्जा इनको दिया गया है। तो देख लेते हैं हम मैतेई और कुकी जनजाति के बारे में। अगर हम मैतेई जनजाति की बात करें तो मैतेई जनजाति जो है मणिपुर के मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिसको आप घाटी क्षेत्र कह सकते हो। और घाटी क्षेत्र में मणिपुर के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10% क्षेत्र ऐसा है जिसमें रहने लायक है, और 90% जो भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें कुकी जैसी जनजातियाँ, अल्पसंख्यक जनजातियाँ निवास करती हैं, वो जो है 90% भौगोलिक क्षेत्र में। और यहाँ पे राज्य की 35% जनसंख्या जो है पहाड़ी इलाकों में निवास करती है, और 64% जनसंख्या मैदानी इलाकों में या घाटी क्षेत्रों में निवास करती है। तो मैतेई और एक चर्चा हम देख लेते हैं मैतेई और कुकी के बारे में। तो मैतेई जो है मैदानी इलाकों या घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली गैर जनजाति है, और ये बहुसंख्यक में हैं। ये बहुसंख्यक में हैं, कुछ इसमें अधिकांश हिंदू धर्म का पालन करती हैं और कुछ सनमही धर्म का।
कुछ सनमही धर्म का पालन करती हैं। जो मैदानी क्षेत्र है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10% है, जिसमें मैदानी क्षेत्र के 10% भौगोलिक क्षेत्र में राज्य की 64% जनसंख्या निवास करती है और कुकी जनजाति के बारे में अगर हम बात करें तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति समूह है। पहाड़ी क्षेत्र में जो है मणिपुर के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 90% निवास करने योग्य है और यहाँ राज्य की 35% आबादी निवास करती है। कुकी जनजाति जो है ईसाई धर्म को मानने वाली है या ईसाई धर्म का पालन करती है और अगर हम बात करें तो मैतेई जनजाति बहुसंख्यक है और इसकी आबादी मणिपुर में 53% है और कुकी जनजाति अल्पसंख्यक है और इसकी आबादी मणिपुर में 40% के आसपास है और मणिपुर की कुल जनसंख्या कहीं कहीं 33 लाख कहीं कहीं 28 लाख बताई जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैतेई पहाड़ी क्षेत्रों में इनको रहने और बसने का अधिकार नहीं है, जबकि कुकी को मैतेई के मैदानी इलाकों में रहने और बसने ज़मीन खरीदने का अधिकार है। ये भी इन दोनों के बीच संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण है। आगे देखते हैं यहाँ की महिलाओं की स्थिति के बारे में। अगर हम मणिपुर में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो यहाँ की महिलाएं भारतीय राज्यों से अलग पहचान रखती हैं और यहाँ महिलाओं को कुछ राज्यों में से एक है जहाँ भी आज भी आधिकारिक जो है प्राथमिक वेतन अर्जक के रूप में इनकी स्थिति प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात, भारत के अन्य राज्यों की तुलना में मणिपुर में महिलाएं श्रम में अधिक भागीदार होती हैं और इनको अन्य राज्यों की तुलना में जो है मणिपुर में इनको शक्तिशाली और स्वतंत्र माना जाता है। और यहाँ मणिपुर में महिलाओं को हमेशा राज्य की एक सामूहिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो देखिए, जो ये बात बताई जा रही है कि महिलाएं वहाँ श्रम में अधिक भागीदार करती हैं और वहाँ पे शक्तिशाली और स्वतंत्र हैं, तो ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो है दो समुदायों में जो हिंसक झड़पें हुई, उसने जो है महिलाओं को ही अपना शिकार बनाया, उनके साथ सामूहिक रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया और उनको नग्न अवस्था में पुरुषों के साथ परेड कराई गई। जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, वहीं क्या हो गया मणिपुर में कि इसका मूल्य महिलाओं को अपनी इज्जत गंवा के देनी पड़ी। तो हम बात करते हैं
ये झड़प दो समुदायों मैती और कुकी समुदायों में हुई। और मैती समुदाय जैसा कि हमने बताया कि ये बहुसंख्यक में है और कुकी समुदाय ये अल्पसंख्यक में है। तो मणिपुर उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया कि मैतेई जो है गैर जनजातीय समूह जो मैतेई है उसको जनजाति समूह में शामिल करने की अपनी 10 वर्ष की पुरानी अनुशंसा पे विचार करे कि इनको भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। इतना सुनते ही अल्पसंख्यक कुकी जो है उतावले हो गए या उनमें गुस्सा फूटा इस समुदाय के प्रति। उन्होंने इस पे कहा कि अगर मैतेई को जनजाति का दर्जा दे दिया जाता है तो उनको भी हमारे पहाड़ी इलाकों में रहने बसने का अधिकार मिल जाएगा, जिससे संसाधनों पे और अधिक दबाव पड़ेगा। यही वजह है कि दोनों समुदायों में झड़पें हुई और मैतेई समुदाय के द्वारा कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और नग्न अवस्था में उनको पुरुषों के साथ परेड कराया गया। तो अब हम देखते हैं कि ये और हाँ एक बात यहाँ पे अभी तक ये घटना मई से शुरू हुई और मई में ही वहाँ के उच्च न्यायालय का ये राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि इनको जनजाति समूह में शामिल करने की अनुशंसा पे विचार किया जाए। तो इस हिंसा में लगभग 200 से 250 लोगों की मृत्यु हो गई, 400 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और हिंसा को रोकने में सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों की मदद ली गई, जिसमें 60,000 से ज़्यादा लोगों को इस झड़प में अपने स्थान से विस्थापित होना पड़ा। और यहाँ पे जो है इस झड़प में दोनों समुदायों के द्वारा कई पुलिस थानों को लूटा गया, वहाँ के हथियार लूट लिए गए, आग लगा दी गई, वाहनों में तोड़फोड़ की गई, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया और जो है यहाँ अनेक सैकड़ों चर्चों और दर्जन भर मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया गया। तो अब हम देखते हैं मणिपुर हिंसा की पृष्ठभूमि कैसे बनी। अच्छा, एक बात ये भी कहा जाता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है विकास का सही टाइम पे ना पहुंच पाना भी हिंसा का एक कारण है, क्योंकि कहते हैं जिन उत्तर पूर्वी राज्यों में सूरज की किरणें पहले पहुंचती हैं वहीं विकास बाद में पहुंचता है। तो विकास का सही टाइम पे ना पहुंचना भी जो है हिंसा के कारणों में गिना जा सकता है। फ़िलहाल ये जो है विकास अभी यहाँ पे हमको नहीं चर्चा करना है कि विकास की वजह से ये हुआ है, ज़्यादा उस पर नहीं। तो हम देखते हैं मणिपुर हिंसा की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। तो सबसे पहले हम मणिपुर के बारे में चर्चा कैसे, जिससे हम बताते हैं कि मणिपुर जो है पहले वो एक देशी रियासत हुआ करती थी जिसके शासक बुद्धचंद्र सिंह थे। अंग्रेज़ों के जाने के बाद इनको मौका दिया गया। जो रियासतें थीं भारत में लगभग 600 या 500 से ज़्यादा 600 के आसपास रियासतें थीं। तो इनको ये अधिकार दिया गया कि आप या तो भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बना सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ की जनता ने 1948 में इनको संवैधानिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इन्होंने अपने भविष्य का फैसला किया और कहा कि मणिपुर एक स्वतंत्र रियासत के रूप में काम करेगी। लेकिन ये जो है बहुत अधिक समय तक नहीं अपनी टिक सके, अपनी उस पे जो है क्या कहते हैं लंबे समय तक जो इनकी स्थिति थी वो नहीं टिक सके, क्योंकि जनता ने इनको
अपने वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनाव किया था, उसमें संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया गया था, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकी। तो 1949 में इसका भारत में विलय कर लिया गया। 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ। विलय से पहले यहाँ के शासक राजा या महाराजा बुद्धचंद्र सिंह थे। अच्छा, अब देखिए, मणिपुर तो भारत में शामिल हो गया, लेकिन 1972 तक इसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। इससे भी यहाँ की जनजातीय समूहों में या यहाँ के लोगों के जो है मन में विद्रोह जैसी भावनाएं उत्पन्न होती थी। धीरे धीरे संघर्ष पनपने लगा यहीं से, और नागालैंड जो कि इसका पड़ोसी राज्य है, वहाँ भी अक्सर एक नागलिम राज्य, ग्रेटर नागलिम राज्य की मांग की जाती है, जो कि अगर वो राज्य बनता है तो मणिपुर के जो है कुछ क्षेत्रों को भी वो ले जाएगा अपने साथ काट करके। तो उस टाइम लग रहा था कि नागलिम की मांग जोरों शोरों से थी, तो उसके विरोध में भी वहाँ कुछ उग्रवादी संगठनों का जो है उदय हुआ। फिर 1950 में नागा आंदोलन 1950 के दशक में चले स्वतंत्रता के लिए चले नागा आंदोलन में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच विद्रोह को जन्म दे दिया, और 1990 में कुकी और नागा समुदायों के द्वारा अलग कुकीलैंड राज्य की मांग की गई, जिसके आधार पर इन्होंने अपना सैन्यकरण कर लिया, जिससे इन दोनों समुदायों में और भी तगड़ी हिंसक झड़पें हुई, या वहीं से जो है इन दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हो गई। वहीं से जो है ये समुदाय के बीच संघर्ष जो है और गहरा हो गया। अब देखते हैं हालिया संघर्ष के क्या कारण थे। क्या हुआ कि ये जो है इतने लंबी दुश्मनी अचानक अब आके एकदम माहौल को ऐसा बना दिया कि इसकी गूंज देश विदेश में सुनाई दी। तो जैसा कि हमने बताया कि 2020 में जब केंद्र ने राज्य में वर्ष 1973 के बाद पहले परसिमन प्रक्रिया शुरू की, तो मैतेई समुदाय ने आरोप लगाया कि इसके लिए उपयोग किए गए जनसंख्या के आंकड़े और जनसंख्या विभाजन सटीक रूप से जो है नहीं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसने कहा कि राज्य की आबादी में, और दूसरी ओर कुकी जनजाति ने कहा कि राज्य की आबादी में हमारी हिस्सेदारी लगभग 40% हो गई है, फिर भी हमको विधानसभा में उस हिसाब से अभी जो है हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसा कि 371 में विशेष राज्य के दर्जे के तहत जो प्रावधान किया गया है, उसमें पहाड़ी क्षेत्र के ही विधानसभा से निर्वाचित सदस्य आएंगे। तो इन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आंकड़े सही रूप में नहीं प्रदर्शित किए गए। कुकियों ने कहा कि जो है हमारी राज्य में हिस्सेदारी लगभग 40% हो गई, और अभी हमको विधानसभा में पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व उस हिसाब से नहीं दिया गया है। तो और इसका एक कारण क्या है कि 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद वहाँ से लोगों का पलायन हुआ। कुछ लोग यहाँ मणिपुर में और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में आके बस गए और यहाँ पे अवैध रूप से रहने लगे। उसके बाद यहाँ पे एक नशीली या मादक पदार्थों का व्यापार भी, यहाँ प्रचलन भी बहुत तेज़ी से हो रहा था, तो जिसके आधार पे सरकार ने उसको भी उखाड़ने का फैसला लिया। तो कुकियों ने आरोप लगाया कि नशीली जो है मादक पदार्थों के व्यापार को नष्ट करने के लिए जो है
सरकार द्वारा हमको टारगेट किया जा रहा है, हमको उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसे और तो ये आरोप लगाया गया और हमने बताया कि तो ये तो एक और कारण था संघर्ष का कि कुकियों ने कहा कि हमको जो है टारगेट करके व्यापार जो हमारे इनका कहना था कि हमारे ऊपर भी आरोप लगाया जाता कि मादक पदार्थों के व्यापार में जो अफीम में हेरोइन के जो व्यापार होता था उसके लिए कुकियों ने कहा कि सरकार हमको जिम्मेदारी मान रही है और उसको ख़त्म करने के चक्कर में हमको ख़त्म करने में लगी हुई है। तो ये था एक और संघर्ष का कारण। लेकिन जब संघर्ष ने तूल कब पकड़ा, जब मणिपुर हाई कोर्ट के निर्देश ने कहा कि राज्य सरकार से कि आप जनजाति जो गैर जनजाति समूह मैतेई है उसके जो है 10 साल पुरानी अपनी अनुशंसा पे विचार करिए, जिसको आपने कहा था कि हम उसको जनजाति का दर्जा देंगे। तो यही था मणिपुर घटना की जो है क्या कहते हैं ये था मणिपुर घटना की जो है जो हिंसा हुई थी उसका जब ये कहा गया उसके द्वारा न्यायालय के द्वारा, तो मैतेई समुदाय के विरोध में जो है अखिल भारतीय छात्र संगठन मणिपुर द्वारा जनजाति एकजुटता रैली आयोजित की, जिसके बाद हिंसा और भड़क उठी। अब हम बात करेंगे मैतेई समुदाय किस आधार पे अपने आप को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। भारत में विलय से पहले मैतेई समुदायों को जनजाति का दर्जा दिया गया था, बाद में ये छिन गया। तो ये ये गैर जनजाति समुदाय या समूह फिर से अपने आप को कह रहा है कि हमको जनजातीय समूह का दर्जा दिया जाए, जिससे हम अपने जो है भाषा, संस्कृति, अपने पूर्वजों की ज़मीन और स्वयं को संरक्षित कर सकें। और इसने ये भी आरोप लगाया कि हम लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में बसने नहीं दिया जा रहा है, जबकि हमारे जो हम भौगोलिक क्षेत्र के जो मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र का जो 10% क्षेत्र उसी में हम रह रहे हैं, हम बहुसंख्यक हैं और हमको जो है कुकिये जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं हमको वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है, और वो लोग हमारे यहाँ आकर के रह सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, निवासी बन सकते हैं, निवास कर सकते हैं, लेकिन हम उनके यहाँ नहीं ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब वो हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ आके मज़ा लें और हम वहाँ जाके कुछ ही ना करें। तो ये मैतेइयों का आधार है कि इसी आधार पे हमको जनजाति दूसरे इन्होंने कहा कि पहले हमारी आबादी 59% थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हम जो है 44% रह गए हैं। फ़िलहाल 53% अभी भी माना जाता है कि मैतेइयों की वहाँ जो है आबादी मणिपुर में है। तो इस आधार पर इन्होंने, और सबसे बड़ी बात इस समय मणिपुर में बीरेन सिंह की गवर्नमेंट है, जो कि वहाँ पे मैतेई समुदाय का जो है वो शायद वो भी मैतेई समुदाय से ही आते हैं। तो मैतेइयों को ये भी आशा है कि इस गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट है, हमारे समुदाय का जो है प्रतिनिधित्व ज़्यादा है गवर्नमेंट में। तो अगर इसी टाइम हमको जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो फिर ठीक है, वरना हो सकता है गवर्नमेंट बदल जाए तो फिर हम हो सकता है इससे वंचित हो जाएं। तो इसीलिए मैतेइयों के द्वारा भी ये बार बार मांग की जा रही है कि हमको भी जनजातीय समुदायों में शामिल किया जाए। ये था मैतेई के जो है आधार की हमको उन्होंने अपना तर्क दिया कि हमको किस आधार पे शामिल करें। दूसरी तरफ कुकियों ने क्या कहा। कुकी कहते हैं कि जो है बेशक हम
मैतेइयों को हमारे यहाँ रहने बसने का अधिकार नहीं है, लेकिन वहाँ की राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। जैसे कि मणिपुर की विधानसभा में 60 सीटें हैं और जिसमें से 40 सीटें मैतेई बहुल इलाके से संबंधित हैं और उनमें से 39 सीटों में मैतेई समुदाय के लोग जो है विधानसभा में पहुँचे हैं। तो उस विधानसभा की 60 सीटों में विधानसभा की 60 सीटों में से 40 सीटें मैतेई बहुल इलाकों से संबंधित हैं, जिसमें 40 में से 39 सदस्य विधानसभा में पहुँचे हैं, जो कि मैतेई समुदाय से ही संबंधित हैं। तो ये कहते हैं कि राजनीति में इनका प्रतिनिधित्व पहले से ही ज़्यादा है। अगर ये जनजाति समुदाय समूह में इनको शामिल कर लिया गया तो ये हमारे अधिकारों का हरण कर लेंगे या हमारे अधिकारों पे धावा बोल देंगे और हमको संकट का सामना करना पड़ेगा। तो इसके बाद इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो है बेशक मैतेई गैर जनजाति हैं, लेकिन इनमें से कुछ समुदायों को, जैसे कुछ समुदायों को आर्थिक रूप से कमज़ोर, पिछड़े आधार पे आर्थिक रूप से कमज़ोर अन्य पिछड़ा वर्ग और कुछ को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल किया गया है। इन्होंने कहा कि मैतेई समुदाय के कुकियों का कहना है कि मैतेई समुदाय के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर और कुछ को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया है, जिसके आधार पे ये जो है सरकारी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। तो इनको किस लिए जो है संपूर्ण समुदाय को एसटी का दर्जा क्यों दिया जाए, और अगर इनको ये दर्जा दे दिया जाता है तो फिर इनको अनुचित लाभ मिलेगा और जिससे ये हमारी जो है अधिकारों का हनन करेंगे, हम संकट पे आ जाएंगे, हम हाशिए पे चले जाएंगे। दूसरी तरफ कुकियों का कहना है ये जो है जो कल्याणकारी योजनाएं हैं ज़्यादातर इन्हीं को मिलती है, हम लोग उनसे दूर रहते हैं। और एक बहुत तगड़ा पॉइंट इन्होंने ये भी दिया, कुकियों ने कहा कि जो मैती समुदाय की भाषा मणिपुरी है उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है। तो इन्होंने कहा कि कुकियों ने कहा, कुकी समुदाय ने कहा कि मैतेई की भाषा मणिपुरी जो है इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस आधार पे ये पहले से ही मजबूत स्थिति में हैं। तो इसी आधार पे ये कह रहा है कुकी समुदाय कि इनको राजनीति में भी इनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। कुछ समुदायों को विशेष दर्जा भी दिया गया है जिससे लाभ ले रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ यही ज़्यादा ले रहे हैं। इनकी भाषा मणिपुर को संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। तो इतना इनको लाभ मिल रहा है तो इनको जनजाति का दर्जा क्यों दिया जाए। इसी आधार को लेके दोनों समुदायों में हिंसक झड़पें हुई। अब हम देखते हैं क्या सरकार ने इस पर कोई स्टैंड लिया कि नहीं लिया।
अगर किसी भी देश में उस कहीं भी कोई दंगा फसाद आंतरिक विद्रोह जैसी घटनाएं होती हैं तो वहाँ की राज्य और केंद्र सरकार उसको दबाने का, उसको रोकने का प्रयास करती है। तो यहाँ भी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, जैसा कि वहाँ पे सेना और अर्धसैनिक बलों को या असम राइफल्स को वहाँ पे तैनात किया गया। धारा 144 लगाई गई। लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया। जो दंगाई लोग थे, दंगा करने वाले थे, हिंसा करने वाले थे, उनको देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया। हालांकि इससे सीमित ही सफलता मिली। तो सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए? मणिपुर में सेना, अर्धसैनिक बल और वहाँ की पुलिस की भी तैनाती की गई। धारा 144 को भी लागू किया गया। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी दिया गया। इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई, जिससे लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए और इधर उधर की बातों को ना सुने, जिससे हिंसा और विकराल रूप ना ग्रहण करे या धारण करे। लेकिन इससे सरकार को सीमित सफलता ही प्राप्त हुई। जो है ये बहुत शर्म की बात है कि दंगाइयों ने जो किया, बहुत इट इज़ वेरी शेमफुल। तो अब हम देखते हैं किस आधार पे घटना को जो है हिंसा को समाप्त किया जा सकता है, जिससे हमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि इसके दूरगामी परिणाम हो, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। मणिपुर तो क्या भारत के किसी भी राज्य शहर में ना हो, दंगा फसाद ना हो। तो ऐसा क्या प्रावधान मणिपुर में गवर्नमेंट को करना चाहिए या क्या स्टैंड अप गवर्नमेंट को लेना चाहिए, हम देखते हैं। फ़िलहाल अभी मणिपुर में जिस हिसाब से न्यूज़ मिल रही है, घटना लग रही है पहले की अपेक्षा काफ़ी शांत है। अगर इन घटनाओं को रोकना है या इन हिंसक को रोकना है तो सरकार के द्वारा क्या कदम उठाने चाहिए? तो सबसे पहले सरकार द्वारा दोनों समुदायों को बुला के, उनके नेताओं को बुला के बातचीत के ज़रिए समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी ओर मैतेई समुदाय की जो मांग है उनको जनजातियों में शामिल किया जाए, या तो उसको स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए। इसके लिए लेकिन ऐसा प्रावधान, अगर अस्वीकार किया जाता है तो ऐसा प्रावधान किया जाए कि घटना ना हो। जैसा कि लोकूर समिति द्वारा अनुशासित 5 मानदंडों का भी पालन किया जा सकता है। लोकूर समिति द्वारा स्थापित 5 मानदंडों का
पालन भी किया जा सकता है कि वो कौन से 5 मानदंड हैं जिसके अगर ये मैतेई समुदाय उसको फॉलो कर रहा है तो उसके आधार पे उनको जनजाति का दर्जा दिया जाए। नंबर 1, आदिम लक्षण। विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन, और 5वां जो है व्यापक स्तर पर समुदाय के साथ संपर्क का संकोच। व्यापक स्तर पर समुदाय के साथ संपर्क का संकोच। अगर इन मानदंडों पे मैतेई समुदाय के लोग खरे उतरते हैं तो उनको जनजाति का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जनजातियों की अपनी अलग एक विशिष्ट संस्कृति और पहचान होती है। तो अगर आदिम लक्षण या जैसे ये ज़्यादातर लोगों से दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो अगर उनमें आदिम लक्षण हैं तो इनको जनजाति में शामिल करें। इनकी अगर विशिष्ट संस्कृति है तब भी शामिल करें। भौगोलिक अलगाव की मैंने बताया कि ये ज़्यादातर कटे रहते हैं लोगों से जो है तो वो है, और अगर इनमें पिछड़ापन ज़्यादा है तब शामिल करें। और जो समुदाय के साथ अगर इनका ये संकोच नहीं कर रहे हैं तो इस आधार पे अगर ये संकोच करते हैं, हाँ जैसे ये जनजाति जो हैं लोगों के बीच में नहीं आते हैं। अगर 2-3 साल अगर आप 19 में जो है अंडमान निकोबार की वो घटना याद करें, सेंटलीज की, जो एक अमेरिका का ईसाई युवक आया था और वो अंडमान चला गया था और नाविकों की सहायता से या मछुआरों की सहायता से वो सेंटलीज जनजाति को ईसाई बनाने के चक्कर में उनके पार गया था, लेकिन उन्होंने तीर धनुष से उसका काम तमाम कर दिया, क्योंकि वो आपकी भाषा को जान नहीं रहे हैं तो आप कैसे कन्वर्सेशन उनसे करेंगे। तो अगर ये सब मानदंडों को फॉलो कर रही है मैतेई समुदाय तो उनको जनजातीय का दर्जा दिया जाए। तो इस आधार पे भी हिंसा को रोकने का प्रयास किया जा सकता है जिससे, और अगर बात करें तो आपसा कानून जो है मणिपुर में भी आपसा कानून लागू है। तो जिस आपसा कानून में भी जैसे क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आपको संदिग्ध दिख रहा है कि ये सुरक्षा बलों के लिए लाया गया था, 1958 में सुरक्षा बलों की सहायता के लिए पास किया गया था। 1958 में सुरक्षा बलों की सहायता के लिए यह कानून लागू किया गया था। इसमें यह प्रावधान है, अगर आप किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, जहाँ उसके परिसर में घुस सकते हैं, बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये लोग जहाँ जहाँ आपसफा लागू है, जैसे मणिपुर में भी लागू है, असम में भी शायद लागू था या हट गया है, ये कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। जैसे इमोल शर्मिला चानू ने भी आपसफा के खिलाफ़ काफ़ी लड़ाई लड़ी थी। तो इसको लागू किया गया था। अगर इसको हटा भी दिया जाता है तो जैसा मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने, बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने और अन्य कार्रवाई करने का अधिकार है। तो इससे लोग जो है सरकार और सेना बलों के प्रति ज़्यादा वो अपने आप को नहीं डेडिकेट करते हैं, उनसे दूर रहते हैं।
तो ये भी एक समस्या है कि जब सरकार के प्रति, सेना के प्रति, प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास नहीं रहेगा तो वो आपकी बातों पे भी विश्वास नहीं करेंगे। तो इसको हटा करके भी आप उनका विश्वास जीत सकते हैं, क्योंकि ये लोग इसको 1919 का रॉलेट एक्ट मानते हैं। जैसे 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, बिना वकील बिना दलील आपको खोपचे में ले जाया जाता था। उस काल में भी लोगों को जैसे देखते थे कि पकड़ लेते थे, बंद कर देते थे। तो इस हिसाब से इसको ख़त्म करके भी सरकार को लोगों का दिल जीतना चाहिए, उनमें विश्वास पैदा करना चाहिए। अब हम देखते हैं, अच्छा, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है बहुत संवेदनशील एरिया है, क्योंकि उधर हमारा पड़ोसी देश चीन हमेशा टकटकी लगाए बैठा रहता है। अरुणाचल में तो उसने हद ही कर दिया है। तो ये हमारे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस पे अगर यही स्थिति रहेगी तो बाहरी ताकतों को इसमें हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाएगा, जो कि ये फिर अगर हमारे आंतरिक मामलों में कोई बाहरी ताकत हस्तक्षेप करती है तो ये हमारी संप्रभुता पर हमला है, सरकार पे हमला है। जैसे कि जब मणिपुर में जो है घटनाएं शुरू हुई तो अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि हम भारत में मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए जो है तत्पर हैं, अगर भारत चाहे तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है दोस्तों कि हमारे यहाँ हिंसा इतनी लंबी खींची और सरकार को सीमित सफलता ही मिले। और बगल में हमारा पड़ोसी देश चीन तो आप जान ही रहे हैं। तो सरकार को ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि जो है हिंसक घटनाएं ना हो, सरकार और जनता या प्रजा या लोगों का विश्वास आपस में बना रहे। और ये विश्वास इस तरीके से बना रहे, समझो दोस्ती हो जाए दोस्तों। अगर दोस्ती हो जाती है तो दोनों को एक दूसरे पर डेडिकेट रहना पड़ेगा, दोस्ती तभी होगी। और दोस्ती ऐसी बनाइए जैसे कि डॉक्टर की लिखी हुई दवाई की जो पर्ची है उसको सिर्फ मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ सकता है और कोई नहीं पढ़ सकता। तो डॉक्टर के दिल का हाल मेडिकल वाला जाने। उसी प्रकार सरकार और जनता के बीच भी ऐसी दोस्ती पनपनी चाहिए। तो ऐसी अपनी दोस्ती, ऐसा अपना प्यार। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर अगर कोई नया मुद्दा आता है तो हम लोग हफ्ते में लगभग 1 क्लास सब्जेक्ट के इतर ऐसे ले लिया करेंगे, जैसे आप लोगों की भी नई नई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।